हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम की न्यू वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो जनरली एग्जाम में आ ही जाता है। और सिर्फ एक चीज़ नहीं, बाकी के हम 3 फॉर्मूले भी पढ़ने वाले हैं जो कि आपके नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के वक्त कुछ ज़्यादा ही काम आने वाले हैं, मतलब बार बार हर एक क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखिए आपकी वीडियो में क्या है। सबसे पहली चीज़ है नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। जब आपके देश में एक्चुअल में जीडीपी बढ़ती है तो उसको रियल जीडीपी कहा जाता है, और जब सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बढ़ती है तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। मतलब अगर आपकी जीडीपी जो इंक्रीज हुई है उसके अंदर इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है तो वो नॉमिनल जीडीपी है, और जो आपकी जीडीपी आपको दिख रही है उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं, इन्फ्लेशन को हम ऑलरेडी साइड कर चुके हैं, तो वो रियल जीडीपी है। क्यों? क्योंकि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी आपकी 2 टाइप से कैलकुलेट हो सकती है। कैसे कैसे? एक है नॉमिनल जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। जब हम करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो वो नॉमिनल जीडीपी है। और रियल जीडीपी इट इज़ बेस ईयर जीडीपी एट बेस ईयर और कांस्टेंट प्राइस। अब देखो बेस ईयर प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। मुझे कंपेयर करना है, अभी हम 2023 में खड़े हैं, मुझे कंपेयर करना है 2016 से कि उस टाइम से अभी तक कितना इन्फ्लेशन हुआ है। तो मैं कौन सी जीडीपी देखूंगा? नॉमिनल जीडीपी देखूंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो इसी के अंदर है। मगर मुझे देखना है कि उस टाइम से हमारे देश में अभी तक कितनी जीडीपी बढ़ी है एक्चुअल में, उसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। जीडीपी बढ़ना मतलब एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ना है ना। तो देखिए आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है बच्चों, वो कैसे कैलकुलेट होती है? वो कैलकुलेट होती है क्वांटिटी इनटू प्राइस, और प्राइस आपका रहने वाला है करंट ईयर का। अब एक बात बताओ, 2016 का प्राइस और ये 2023 का प्राइस सेम तो नहीं होगा। 2023 का जो प्राइस है, इसमें प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन भी आएगा, तो क्वांटिटी बेशक इंक्रीज हुई हो मगर साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। क्लियर? अब मान लीजिए 2016 में हमारा जो प्राइस था वो था किसी चीज़ का 100 रुपये, और 2023 में उसी का प्राइस है 150 रुपये। तो भाई 50% तो सिर्फ इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है मुझे। क्लियर है? और देखिए अगर मैं यही जीडीपी मैं क्वांटिटी करंट ईयर की लूँ मगर प्राइस कौन सा वाला ले लूँ? 2016 वाला। कौन सा वाला? 2016, यानी कि बेस ईयर, जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर उसी साल का प्राइस ले तो उसको हम क्या कहते हैं? बेस ईयर। तो अगर मैं बेस ईयर का प्राइस लूँ और क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करूँ तो इस साल की क्वांटिटी है, प्राइस कौन सा वाला है? 2016 वाला। तो जो मेरे को जीडीपी शो होगी वो शो होगी कि एक्चुअल में कितनी जीडीपी बढ़ी है। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा नहीं है। नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर क्वांटिटी इंटू करंट ईयर प्राइस। रियल जीडीपी करंट ईयर क्वांटिटी इंटू बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर मतलब वो 2016 वाला प्राइस जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है? आइए एक बार पढ़ लेते हैं। अब एक बात बताइए, मैंने आपको क्या कहा, जो रियल जीडीपी है वो एक्चुअल में अगर आपके देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रियल जीडीपी इंक्रीज होगी, वरना जो 2016 में होगी वही अभी भी होगी। ठीक है? और अगर आपके देश में एक्चुअल पे प्रोडक्शन नहीं भी बढ़ेगा, अगर आप नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा? आपको जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि 2016 में प्राइस 100 रुपये था और अभी 2023 में कितना है? 150 रुपये। प्राइस बढ़ गया ना। और प्राइस अगर इंक्रीज हो गया, सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी, मगर एक्चुअल में आपकी जीडीपी बढ़ी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी एज इट शोज ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तभी रियल जीडीपी इंक्रीज होती है जब आपका एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। क्योंकि देखो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? जीडीपी रेफर्स टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ डोमेस्टिक कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक डोमेस्टिक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए वो जीडीपी है। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ तभी तो आपके देश में ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुआ। तो रियल जीडीपी एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है मगर नॉमिनल जीडीपी नहीं दिखाता। नॉमिनल जीडीपी क्या करता है? इन्फ्लेशन को लेता है। ठीक है, और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, चलिए अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल,
मान लीजिए 2016 में हमारा प्राइस था किसी कमोडिटी का, प्राइस और क्वांटिटी 2016 में क्या प्राइस था? प्राइस था 100 और क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी 1 लाख यूनिट, ठीक है, ठीक। और 2023 में सेम कमोडिटी का प्राइस ₹150 है, ठीक है, और इसकी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है P1 और Q1 कह देते हैं हम यहाँ पे, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है आपकी क्या प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 1,20,000। अब एक चीज़ देखो बच्चों, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी निकालूँ तो नॉमिनल जीडीपी का क्या फॉर्मूला था? करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। तो करंट ईयर का प्राइस है 150 और जो क्वांटिटी है वो क्या है 1,20,000। मल्टीप्लाई कर दे अगर हम इसे तो ये कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स तो 0 ही आ जाएंगे, ठीक है, और 15 2 ज़ा 30 एंड 3 15 1 ज़ा 15 तो 18, वो कितना आ गया? या आपका आ गया 18 लाख। तो अभी जीडीपी कितनी आ रही है आपकी? 18 लाख। यही जीडीपी अगर मैं 2016 में निकालूं तो 2016 में कितनी आ रही है जीडीपी? प्राइस इनटू क्वांटिटी सिंपली, तो यहाँ आ रही है 10 लाख। तो मुझे जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है, यहाँ 10 लाख थी, यहाँ कितनी हो गई? 18 लाख हो गई। मगर इस जीडीपी बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो प्रोडक्शन बढ़ा है ना, 1 लाख यूनिट का था, यहाँ पे 1,20,000 यूनिट का है। मगर इसमें इन्फ्लेशन भी, इतनी जीडीपी हमारी नहीं बढ़ी है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी कितनी है? इसमें मेरे को क्या रियल जीडीपी का क्या फॉर्मूला बताया था फिर मैंने आपको? क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी करंट ईयर के, मगर प्राइस बेस ईयर का 2016 का। क्वांटिटी कितनी है? 1,20,000 और प्राइस कितना है? 100। तो देखिए आपकी अब जीडीपी कितनी आ रही है? 12 लाख। अब एक चीज़ देखो बच्चों, आपकी 2016 में जीडीपी थी 10 लाख और अभी जीडीपी कितनी है? 12 लाख। तो एक्चुअल में आपकी अभी तक जीडीपी सिर्फ 2 लाख की बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? सिर्फ 2 लाख। मगर नॉमिनल जीडीपी की वजह से कितनी दिख रही है? 8 लाख, है ना? तो हमारी 8 लाख जीडीपी बढ़ी नहीं है। ये जो 6 लाख आपको दिखाई दे रहा है इंक्रीज होता हुआ, ये इन्फ्लेशन है। क्लियर है? तो ये बात समझिए कि जब गुड्स एंड सर्विसेज का यूनिट्स इंक्रीज होगी तभी हम उसे ग्रोथ मानेंगे। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो ग्रोथ नहीं है, ठीक है? ये लिखा हुआ था ना, रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी एज इट शोज ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। चलिए फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार और। फिर देखो बच्चों, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी, एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। नॉमिनल जीडीपी निकालते वक्त प्राइस करंट ईयर का लेंगे, रियल जीडीपी निकालते वक्त प्राइस बेस ईयर का लेंगे। क्वांटिटी तो दोनों में ही करंट ईयर की आएगी, ठीक। अब देखिए आगे, रियल जीडीपी में अगर आपको नॉमिनल जीडीपी दिया हो, इन्फ्लेशन दिया हो, तो आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को दिखाता ना, 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा था हमने। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन, जितना इन्फ्लेशन है इनटू 100। मान लीजिए 120% हो गया इन्फ्लेशन, हो गया प्राइस, तो 120 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया हमारा कि जीडीपी कितना आएगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है आपका एग्जाम में कई बार आता है, मतलब एक आध बार नहीं है, कई बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है इसके। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन मार्क, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी हो तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। नॉमिनल यही रहने तो प्राइस इंडेक्स रियल जीडीपी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 से डिवाइड। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। चलिए, सेम जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू बाय 100। प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला सेम इसी से निकला है ना। प्राइस इंडेक्स को रियल जीडीपी की जगह पे लाए और रियल जीडीपी को प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू में 100। इसे जीडीपी डिफ्लेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए अभी हमारे एग्जांपल में नॉमिनल जीडीपी कितनी थी? 18 लाख। रियल जीडीपी कितनी है? 12 लाख। तो एक्चुअल में हमारी जो जीडीपी बढ़ी है वो सिर्फ 12 लाख है। तो इसकी वजह से जीडीपी पता चल जाएगा ना कितनी डिफ्लेट हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं।
देखिए, अब आपका टॉपिक है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। एक बार दोबारा से देख लेना रियल और नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, अब मैं जो आपको 3 कंसेप्ट पढ़ाने आ रहा हूँ, ये आपके नेशनल इनकम के कैलकुलेशन करते वक्त बार बार आएंगे और 1000 बार आएंगे। जब तक क्वेश्चन करोगे तब तक आते रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कई बार बता चुका हूँ, हर एक क्लास में बता रहा हूँ। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले रेंट देते हैं, क्या देते हैं, रेंट। लेबर के बदले वेजेस और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें दे रहे हैं ना, ये चारों चीज़ें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। क्या क्या ऐड करना है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ गई कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कितनी कॉस्ट लगी है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या फैक्टर कॉस्ट पर प्राइस कोई भी कमोडिटी सेल होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली। अगर कोई कमोडिटी मैंने बनाई, उसकी फैक्टर कॉस्ट 100 रुपीज़ है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप भी ये बात जानते हो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले उसके ऊपर लगाएगी टैक्स। तो इसके ऊपर टैक्स ऐड कर दिया हमने भाई, GST 28%, 28 रुपये, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट कई लोगों को सब्सिडी भी देती है प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि नीड है हमारी कंट्री की, तो उनको सब्सिडी दी जाती है। तो भाई सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट रेल को 10 रुपीज़ की। तो प्राइस जो मार्केट में चार्ज करेगा वो कितना होगा, सिर्फ 180। बन के कितने में तैयार हुआ था, 100 में। और अब ये पब्लिक से कितना चार्ज करेगा, 180। क्यों, क्योंकि इसको टैक्स भी तो भरना है ना 18 रुपीज़ का। 10 की तो सब्सिडी मिल गई, 28 टैक्स लगा, गवर्नमेंट ने ही सब्सिडी दे दी 10 रुपीज़ की, तो नेट कितने बच गए, 18 बच गए ना। तो इसको NIT कहा जाता है। क्या कहा जाता है, NIT। देखिए, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फुल फॉर्म क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST आज के टाइम पे, पहले तो बहुत सारे थे, पहले था वैट, CST और आपका क्या कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, ये सारे आपके इनडायरेक्ट के अंदर आते थे। मगर आज के टाइम पे बड़ा आसान है, आज के टाइम पे GST, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे तो NIT आ जाएगा। उसके बाद अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट, आपको पता है ना फैक्टर कॉस्ट में भी टैक्स एडेड नहीं है। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मैं NIT प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, प्लस। और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, NIT को माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, माइनस। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके बार बार हेल्प आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे, तब ही आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना देते हुए इस पर। इसके बाद ये तो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हमें डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम पे जाना हो तो हम NFIA प्लस करते हैं, क्योंकि देश की इनकम प्लस देश के बाहर से जो कमा ली वो इनकम। और अगर मुझे नेशनल इनकम यानी कि टोटल इनकम दी हुई देश की प्लस देश के बाहर से, मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए सिर्फ मेरे देश के अंदर हमने कितना कमा लिया, तो इसके लिए कहा गया आपको टोटल इनकम दी हुई है, उसमें से NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दो, तो आप पहुंच जाओगे डोमेस्टिक इनकम यानी कि कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना हमने अर्न किया है, ठीक है। चलिए देखिए, NFIA कैसे निकाला जाता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बाहर से हम ही कमा रहे हैं, बाहर के लोग यानी कि फॉरेन के लोग हमसे भी, तो वो भी तो इनकम कमा रहे हैं ना। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि जो हमने कमाया, उसके बाद ऐसी फैक्टर सर्विसेज फॉरेन ने हमें दी, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम वाले में से टू वाले को माइनस कर दें, मतलब जो हमने कमाया उसमें से फॉरेन वालों ने जो कमाया उनकी इनकम माइनस करनी, तो नेट फैक्टर इनकम आ गया। क्या आ गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको NFIA कहा जाता है, ठीक है। तो NFIA डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए ऐड कर देंगे, नेशनल से वापस से डोमेस्टिक पे आते वक्त माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते वक्त प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक पे आते वक्त माइनस। मगर अगर मान लो आपका NFIA नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। क्लियर है, ये तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है। तब अगर लाइन पॉजिटिव नेगेटिव हो तो सर लाइन का मतलब क्या है, अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अब्रॉड, इसकी जगह लिखा हो टू अब्रॉड। क्या लिखा हो, टू अब्रॉड।
तो अब देखो लाइन नेगेटिव हो गई, हमें क्या चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हम ज़्यादा कमा कर रहे हैं वो ऐड करेंगे, मगर याद ये हुआ टू अब्रॉड, तो ये लाइन नेगेटिव हो गई हमारी, तो यहाँ पे फिर से अगेन माइनस लग जाएगा और यहाँ पे प्लस लग जाएगा। तो दो चीज़ें, वैल्यू नेगेटिव हो गई तो भी साइन चेंज हो जाएगा, और अगर स्टेटमेंट यानी कि लाइन नेगेटिव हो गई तो भी साइन चेंज हो जाएगा। सर अगर वैल्यू भी नेगेटिव हो और स्टेटमेंट यानी कि लाइन भी नेगेटिव हो तब क्या होगा, तो बच्चों आप भी समझ सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे सामने कि क्या हो रहा है, वैल्यू भी नेगेटिव है, क्या है, वैल्यू भी नेगेटिव है, और यहाँ फ्रॉम की जगह क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वैल्यू भी नेगेटिव, लाइन भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो कोई चेंज नहीं आएगा, तब सेम रहेगा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेना ये। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट पे जाना हो तो क्या करना होता है, आपको अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पे जाना है तो आपको ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन क्या और नाम, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बाकी आप बैक वीडियो जाके देख लीजिए, दो और नाम मिल जाएंगे जो कि आपके बुक्स में शायद ना हो। ठीक है, और अगर आपको वापस से ग्रॉस से नेट पे आना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस, और नेट से वापस से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस। तो यहाँ देख लेते हैं हम क्यों इतनी मेहनत करें। देखिए ये अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से वापस से ग्रॉस पे आ रहा है तो डेप्रिसिएशन प्लस। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अगेन कह रहा हूँ ये बार बार आएगा क्वेश्चन में, अच्छे से देखना, समझना और फॉर्मूले याद कर लेना, और नोटिंग मत छोड़ो, नोट करते रहो फॉर्मूले, क्योंकि आपके साथ क्या होता है जब हम क्वेश्चन करते होते हैं ना तब हमें पता नहीं होता कि फॉर्मूला क्या है, हम समझते हैं हम तो भाई सुपर ही, हमारे दिमाग में सब कुछ स्टोर हो गया, स्टोर कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपके हाथ में एक पेपर होना चाहिए हमेशा न्यूमेरिकल करते वक्त जिसके ऊपर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये अलग से पेज, पिन पेज होता है आपकी कॉपी का वो, या फिर आप इसे टाइप नोट निकलवा लो और वो रखो अपने हाथ में, आपके हाथ में पेपर होना चाहिए। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो फॉर्मूला सामने देख के करो, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 10 12 क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा अपने आप, पेज कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा। रटोगे कभी याद नहीं होगा, और पेज पलटोगे बुक में उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। पेपर रखो, जल्दी होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना हो तो NIT प्लस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना हो तो NIT माइनस। ऐसे ही अगर ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस, और नेट से वापस से ग्रॉस पे आना हो तो डेप्रिसिएशन प्लस। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो NFIA प्लस, जिसमें फ्रॉम वाली इनकम है, टू वाली नहीं, टू वाली नेगेटिव होती है। और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे आना हो तो NFIA माइनस। क्लियर है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और निकलवा लेना प्रिंट, और दीवार पे फ्रेम करवा के लगवा लेना, क्योंकि ये बार बार आएगा, बार बार। ठीक है, क्वेश्चन में और एग्ज़ाम में तो आना ही है यार, कोई डाउट ही नहीं, आ जाओ। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म बच्चों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, जब एग्ज़ाम आएगा तब पता चलेगा कितनी भारी वीडियो थी ये। ठीक है, इसका वजन संभाल नहीं पाओगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।